गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम J.S. मिल का रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म यानी परिष्कृत सुख उपयोगितावाद या गुणात्मक उपयोगितावाद की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने बेंथम के भौतिक उपयोगितावादी सिद्धांत की चर्चा की थी। आज हम जो उन्हीं की उपयोगितावाद की कड़ी के अंदर जो नेक्स्ट थिंकर है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल, और उनके इस सिद्धांत की हम डिस्कस करेंगे। गुणात्मक उपयोगितावाद, जैसे कि शब्द से ही पता चलता है कि ये क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रदान करते हैं। बेंथम के सिद्धांत के अंदर हमने देखा था, उन्होंने सिद्धांत दिया था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख अधिक वांछनीय है, यानी क्वालिटी के बजाय वो सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर बात करते हैं। और इसके साथ ही उनके सिद्धांत में हमने देखा था कि उन्होंने हिडोनिस्टिक कैलकुलस भी प्रदान किया था, और जो सैंक्शंस बताए थे कि व्यक्ति क्यों नैतिक कार्य संपन्न करता है, उसके कारणों के अंतर्गत केवल उन्होंने बाह्य कारण बताए थे। और हम देख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर कि केवल बाह्य कारण सफिशिएंट रीज़न नहीं हो सकते। किसी भी कार्य को हम नैतिक रूप से हम कोई कार्य करते हैं तो उसके वो कारण इंटरनल कॉज होने चाहिए, आंतरिक नैतिकता होनी चाहिए, स्वप्रेरित नैतिकता होनी चाहिए। इसलिए एक एडवांस स्टेज के रूप के अंतर्गत हम देखते हैं कि J.S. मिल ने अपना जो सिद्धांत दिया है उपयोगितावाद का, वो है परिष्कृत, यानी एक सुधार है उसके अंदर, एक रिफाइंड फॉर्म है, और इसीलिए इनको गुणात्मक उपयोगितावाद के दार्शनिक के रूप में भी देखा जाता है। अब इसके क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या इनकी मान्यताएं हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो यह है कि ये परिमाणात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद भी स्वीकार करते हैं। गुणात्मक भेद किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं ये, कि ये सुखों में मानसिक और भौतिक सुख दोनों में फर्क स्थापित कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि आई वुड लाइक टू बी अनसेटिस्फाइड सोक्रेटिस रादर देन अ सेटिस्फाइड पिग। अर्थात जैसे कि आप देखते हैं कि एक जो सुअर होता है, पिग जो होता है, वो गंदे नाले में पड़ा रहता है और वहीं उसको आनंद मिलता है, तो वो सेटिस्फाइड है। लेकिन सुकरात का आपने देखा होगा कि ज्ञान के लिए वो हमेशा देयर इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज, हमेशा वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, असंतुष्ट है वो। तो एक असंतुष्ट व्यक्ति बने रहना वो पसंद करेंगे बजाय इसके कि वो एक संतुष्ट शुकर के रूप में। तो इससे मतलब ये है कि हमें मानसिक सुख ज़्यादा श्रेयस्कर है एज कम्पेयर टू फिजिकल हमारे प्लेजर्स हैं उनकी। अगर हम बात करें भौतिक सुख की तुलना के अंदर मानसिक सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने माने हैं। एक वजह और है इसकी कि मानसिक सुख अधिक स्थायी होते हैं, अधिक अवधि तक के लिए उनको देखा जा सकता है। जैसे सपोज करिए कि आप कोई अपने पसंद का कोई भोजन करते हैं तो उससे आपको कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए उसकी एहसास आपको बनी रहेगी आपके अंदर। लेकिन उसके कंपैरिजन के अंदर कोई अच्छी किताब देखते हैं आप, पढ़ते हैं, या फिर कोई मूवी देखते हैं आप, तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपके मनस के ऊपर बना रहता है। तो अवधि की दृष्टि से भी देखा जाए और क्वालिटी वाइज देखा जाए तो मिल का ये मानना है कि जो क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और इसीलिए उन्होंने परिमाणात्मक भेद तो मानते ही हैं, लेकिन उसमें गुणात्मक भेद भी इन्होंने स्वीकार किए हैं। नेक्स्ट है, वही बात वापस आ गई, शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख अधिक वांछनीय है, नैतिक रूप से उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और श्रेष्ठता का जो आधार बताया गया है कि कौन इसका निर्णायक कौन होगा, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। वांछनीयता का एकमात्र आधार क्या है कि मनुष्य है। मनुष्य ही डिसाइड करेगा कि कोई भी कार्य, कोई भी सुख वांछनीय है या नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक लॉजिक डिराइव किया है। जैसे ऑडिबल हम कहते हैं जो कि सुना जाने योग्य है या जो सुने जा सकता है, सुनाई जो दे सकता है, उस साउंड को हम ऑडिबल कहते हैं। एडिबल हम उसको कहते हैं जो कि खाने लायक है यानी खाद्य है।
यानी श्रव्य उसको कहेंगे जो सुना जा सकता है, और उसके साथ साथ हम खाद्य पदार्थ जिसको खाया जा सकता है उसको हम खाद्य कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो ये कहते हैं कि वांछनीय क्या है, तो वांछनीय वो है जिसकी इच्छा की जानी चाहिए। ठीक है, तो है से चाहिए तक जो सफ़र होता है इसी को नीति शास्त्र का नाम दिया जाता है कि हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे आदर्श होते हैं। और तो इस प्रकार से इन्होंने ये डेरिवेशन इन्होंने किया है कि जो हमारे नैतिक शुभ है, मनुष्य वास्तव में उनको उनकी इच्छा की जानी चाहिए, उनकी इच्छा करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसका मापदंड मनुष्य को ही इसका निर्धारक माना है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि केवल सुख ही एकमात्र शुभ है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद के ऊपर आधारित सिद्धांत है, और मनोवैज्ञानिक सुखवाद ये मानता है कि मनुष्य अपने स्वभावतः सुख प्राप्त करता है। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, और इसीलिए इन्होंने ये एक प्रिजम्पशन मान लिया है कि केवल सुख ही एकमात्र शुभ है, और इसीलिए सभी व्यक्तियों को इसे प्राप्त करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि वांछनीयता ही एकमात्र उसका प्रमाण है, और कोई रीजन देने की आवश्यकता नहीं है, डिजायरेबल है और वही उसका प्रमाण भी माना जा सकता है। फिर उसके बाद में कि एक व्यक्ति की तुलना में अधिक व्यक्तियों का सुख ज्यादा शुभ कहलाता है। कि सपोज करेंगे हम किसी एक कार्य से एक व्यक्ति लाभान्वित होता है, तो उसकी तुलना के अंतर्गत ये माना जाता है कि अधिक व्यक्ति जो है समाज के सुख को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और एक के बजाय 10 व्यक्तियों का ज़्यादा सुख शुभ होगा, 10 के बजाय 100 व्यक्तियों का सुख अधिक श्रेयस्कर होगा। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत एक प्रकार से एक्सटेंट को, यानी समाज के अंदर जो परिमाणात्मक जो मापदंड स्वीकार किया गया था उसको ये शुभ के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बाद में नैतिक साध्य इन्होंने वही अपनाया है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही नैतिक रूप से शुभ माना जा सकता है। एक एडवांसमेंट हमने जैसे इसके अंदर देखा था कि बेंथम ने 4 दबाव बताए थे कि व्यक्ति क्यों नैतिक कार्य संपन्न करता है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि राजनीतिक, धार्मिक और भौतिक, और इसके साथ साथ रिलीजियस कह सकते हैं हम इसको, मॉरल रीजंस उन्होंने बताए थे कि इनकी वजह से व्यक्ति या तो ईश्वर से डर के नैतिक कार्य संपन्न करता है, या समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो नैतिक कार्य संपन्न करता है, या राज्य के जो नियम हैं वो उसे बाध्य करते हैं कि व्यक्ति नैतिक कार्य संपन्न करे। तो इस प्रकार से ये लेकिन रीजन जो है वो रीजन पर्याप्त नहीं मानते हुए मिल ने एक नवीन सिद्धांत दिया, और वो कहते हैं कि इनर कंस्टिट्यूएंस, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कंसाइंस जिसको हम कह सकते हैं, स्वयं प्रेरित नैतिकता या नैतिकता की जो चेतना हमारे अंदर होती है, उस चेतना के कारण व्यक्ति को नैतिक कार्य संपन्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक उन्होंने एक अलग से फीचर ऐड कर दिया है, जिसके आधार के ऊपर जो कमी हमें मिलके जो बेंथम के सिद्धांत के अंदर जो कमी हमें दिखाई दे रही थी, केवल एक्सटर्नल फीचर जो दबाव जो उन्होंने माने थे, उनके कंपैरिजन के अंदर मिल ने इंटरनल कॉन्शियसनेस की बात भी यहाँ पर स्वीकार की है। अब एक इनके सिद्धांत की एक आलोचना ये हमारे सामने आती है कि इन्होंने शुभ को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे कि हम प्राकृतिक रूप से किसी भी वस्तु के बारे में उसके गुण बता सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से क्या शुभ या शुभत्व रूपी जो प्रत्यय हैं उनको परिभाषित किया जा सकता है या नहीं। तो जो मूर हैं उन्होंने कहा है कि इनके इस सिद्धांत के अंतर्गत एक प्राकृतिक दोष निहित है। प्राकृतिक दोष हम उसको कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये एक अच्छा पेन है, और अब जब हम ये कहते हैं कि एक मनुष्य अच्छा प्राणी है, तो दोनों में फ़र्क है। ये सिर्फ एक अच्छा पेन है, इसके अंदर उसकी क्वालिटीज़ जो है वो एक बिना किसी भावना के हम उसको व्यक्त कर देते हैं, एक फिजिकल रूप में फैक्चुअल हमारी जो तथ्यात्मक जो इसके गुण हैं उसको हमने व्यक्त कर दिया। लेकिन एक जब मनुष्य की हम जब बात करते हैं, उसके गुणों को परिभाषित करने का हम जब प्रयास करते हैं, तो उसमें दोष निहित हो जाता है। वो केवल एकमात्र तथ्य मात्र नहीं है, वहाँ पे हम अगर उसको परिभाषित करने का प्रयास करेंगे
तो वो उसमें एक तर्क दोष आ जाएगा। तर्क दोष क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम शुभत्व को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि उसे सरल माना है, अंतः प्रज्ञा के आधार के ऊपर उसे स्वीकार किया जाता है कि आपको किसी सिद्धांत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कोई नैतिक कर्म करने के लिए। अब तक आपने देखा होगा कि हम नैतिक सिद्धांत नहीं भी पढ़े होते हैं तो भी हम समाज के अंदर नैतिक कर्म संपन्न करते हैं। तो इससे सीधा यह है कि कोई सिद्धांत आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, या कोई व्यक्ति अनपढ़ भी है तो भी वो नैतिक कर्म संपन्न करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हम किस प्रकार से कर पाते हैं कि हमारे अंदर एक नैतिक चेतना होती है जिसके कारण हम नैतिक कर्म संपन्न करते हैं। तो जो मिल ने जो सिद्धांत दिया था, स्वप्रेरित नैतिकता का जो सिद्धांत दिया था, उसकी एक कमी हमारे सामने ये निकल के आती है कि ये केवल एकमात्र मापदंड नहीं हो सकते हैं जो मिल के द्वारा बताए गए हैं, और कुछ हमारी आंतरिक चेतना भी हो सकती है जिसके कारण हम नैतिक कर्म संपन्न करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिल के सिद्धांत के बारे में उसका विश्लेषण करेंगे। थैंक यू।